नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिष्य क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की एनसीईआरटी की क्लास चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक क्या है हम लोगों का, तो पृथ्वी की गतियां। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहते हैं, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहलाता है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति जो करती है उसे कहते हैं परिक्रमण। आइए इसको समझ लेते हैं, घूर्णन और परिक्रमण। जैसे हमारा सेंटर में क्या होगा, सन होगा। ठीक है, बीच में केंद्र पे क्या हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है, और उसके बाद में इसके आसपास चारों ओर क्या हो गया, हमारी पृथ्वी जो है वो चक्कर लगा रही है। ठीक है, पृथ्वी क्या होगी, पृथ्वी चक्कर लगाएगी चारों तरफ से। ठीक है, पृथ्वी क्या होगी, चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया। अब जो इसके चारों तरफ घूम रही है पृथ्वी इस तरह से, वो कहलाएगा हमारा परिक्रमण काल। कहने का मतलब जैसे हवन कुंड होता है, उसके हवन कुंड के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, वही हमारा क्या हो गया, परिक्रमण काल। और जो लट्टू देखा होगा आप लोगों ने बचपन में, तो लट्टू जो ऐसे घूमता है वो कहलाते हैं हमारे घूर्णन गति। ठीक है, तो जो घूर्णन होता है उसके कारण दिन और रात की घटना जो होती हैं वो घूर्णन के कारण होती हैं, क्योंकि 24 घंटे में वो घूम जाता है। और जो ऋतुएं परिवर्तन होती हैं, मतलब मौसम जो परिवर्तित होता है ऋतुएं, वो जो है परिक्रमण काल के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी का परिक्रमण काल जो है कितना होता है, 365 दिन, 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, तो घूर्णन और परिक्रमण समझ चुके हैं आप लोग। तो इसके दोनों सही ऑप्शन है। अपने अक्ष पर घूम दे उसे घूर्णन, और जो चारों ओर घूमेगा उसे क्या कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे। तो ए और 1 और 2 दोनों सही है। ये इसमें लिखा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसे क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, और यह पूरा परिक्रमण 365 दिन और 6 घंटे में अपना तय करती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर 4 साल के बाद में, मतलब 6-6 घंटे में, जैसे हम लोगों का दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का। ठीक है, तो 6 + 6 + 6 + 6 मतलब 4 साल में जो है 24 घंटे पूरे कंप्लीट हो गए। तो हर 4 साल के बाद में जो भी अगला वर्ष आएगा उसमें एक दिन बढ़ जाएगा, तो 366 दिन हो गए। उसी वर्ष को कहते हैं लीप वर्ष। ठीक है, फरवरी जो होती है वो 28 की नहीं 29 की होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रदीप्त वृत्त, प्रदीप्त वृत्त जो है उसे किसे कहा जाता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी द्रव स्थान की स्थिति ज्ञात की जाती है। अगला क्या कह रहा है यहाँ पे कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्या है, तो जैसे देखिए कि बीच में सेंटर में क्या हमारा, तो सन है, बीच में क्या है, सन है, और सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। वाले ये हमारे यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के इस तरफ, जिस तरफ सूर्य की किरणें पड़ेंगी उस तरफ तो क्या होगा, दिन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन। और जो जिस तरफ रोशनी नहीं आ रही उधर क्या हो जाएगा, रात। तो जो दिन और रात की घटना जो घटती है उसी विभाजित करता है, उसी को कहते हैं हम क्या, प्रदीप्त दीप। ठीक है, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं उसको। यही इसमें लिखा गया
कि सूर्य पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। कैसा है? लध्वज आकार का है। ठीक है, इसलिए एक समय पे सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? इनमें से कौन सा जो है ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? तो अभी देखा हम लोगों ने जो घूर्णन गति होती है पृथ्वी की, उसके कारण क्या होता है? तो दिन और रात की घटना घटित होती है। परंतु जो ऋतुएं परिवर्तन होती हैं वो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर पूरा परिक्रमण करता है, उसके कारण होती है। तो क्या कह रहा है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। जो सूर्य के चारों ओर उसके आकार में क्या होता है? परिक्रमण होता है, परिक्रमण काल। तो पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? 365 दिन 6 घंटे लगभग में। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थित कक्षा में परिक्रमण या उपयुक्त सभी। तो ये सरकारी ऑप्शन देखकर इस पे टिक नहीं लगाना है। हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी स्थिति में परिवर्तन करती है, मतलब परिक्रमण करती है, उसी कहते हैं हम क्या? ऋतुओं के परिवर्तन की घटना इसके कारण होती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद 4 प्रकार की ऋतुएं में बांटा जाता है। ऋतुएं परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। मतलब किस तरफ झुका होता है? उत्तरी गोलार्ध जो सूर्य है की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? आइए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। आप लोगों को पता है कि पृथ्वी जो हमारी कैसी है? गोल है, लध्वज आकार की है। ठीक है, अब मान लिया कि पृथ्वी पर हमारा ये यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री। इसके ऊपर हमारा क्या है? कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसके नीचे क्या है? साढ़े 23 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारा सूर्य जब हमारा यहां पे होता है, ठीक है, तो इसकी किरणें क्या होंगी? सीधी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस समय पर जो विषुवत रेखा पर हमारा दिन और रात कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, परंतु सूर्य जो हमारा शिफ्ट हो गया किधर? उत्तर की ओर। सूर्य के यहां शिफ्ट हो गया उत्तर की ओर। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो हमारी सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ेंगी? यहाँ पे पड़ेंगी अधिकतम मात्रा में। तो यहाँ पे क्या होगा? दिन जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, परंतु रात कैसी हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी। अगर सूर्य हमारा जब उत्तर की ओर खिसकेगा तो दक्षिण की ओर भी खिसकेगा। तो जब सूर्य यहाँ पे आ गया तो सूर्य की किरणें कैसे पड़ेंगी? इस पे सीधी पड़ेंगी। जब यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पे क्या होगा? दिन बड़ा हो जाएगा और रातें छोटी हो जाएंगी। तो इनको 4-4 भागों में बांटा गया, मतलब 4-4 महीने में बांट दिया गया है। पहला हमारा कब था? 21 मार्च को। यहाँ पे समझ लेते हैं क्या रहेगा हमारा? 21 मार्च। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 21 जून। यहाँ पे हमारा 23 सितंबर और यहाँ पे 22 दिसंबर। ठीक है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होगा। तो इस समय पे जो है दिन और रात की स्थिति जो होगी वो समान होगी। इसे विषुव कहते हैं। ठीक है, विषुव घटना। दिन और रात कैसे होंगे? समान होंगे। परंतु जब सूर्य उत्तर की ओर खिसक जाएगा
तो 21 जून को जो होगा वो पृथ्वी पर मतलब उत्तर की तरफ, इसे क्या बोलेंगे, उत्तरायण। तो ठीक है, तो इस तरफ क्या होगा हमारा, उत्तर की ओर दिन बड़ा होगा। क्या होगा, दिन बड़ा, और रात कैसी होगी, रात छोटी होगी। और यहां पे इसमें कैसे होगा, तो रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा 21 जून के समय पे। परंतु सूर्य जब होगा हमारा दक्षिणी ओर खिसक आया तो 22 दिसंबर को, अब हमारा सूर्य क्या हो गया, दक्षिणायन हो गया। तो 22 दिसंबर को क्या होगा, दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। ठीक है, परंतु यहां पे स्थिति उलट जाएगी। यही हमारे क्या उत्तरायण और दक्षिणायन और विषुव की स्थिति है। आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 21 जून को, क्या है क्वेश्चन, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। सही बात है, यहां तक तो। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, ये भी सही है, तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो उत्तर अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और दक्षिण अयनांत कब कहेंगे, तो 22 दिसंबर को। ठीक है, यहाँ पे यही चीजें लिखी हुई है, पूरा पढ़ लेते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध पर बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है एवं दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। फालतू का मैटर लिखा है, हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। क्या कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, ये वाला कोट सही है हमारा। बोला सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं। ठीक है, अगला दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातें वाली ऋतुएं होती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इस समय पे क्या होगा, हमारे रातें जो होंगी, रात जो होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी। और दिन कैसे होंगे, दिन जो होंगे हमारे लंबे होंगे। ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया, इसलिए ये वाला गलत हो गया। 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यहां से ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, किस दिन सूर्य बड़ा होगा, मतलब दिन बड़ा होगा उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 जून को। किस दिन उत्तरी गोलार्ध में रात छोटी होगी, 21 जून को। किस दिन उत्तरी गोलार्ध पर मतलब दक्षिणी गोलार्ध पर दिन बड़ा होगा, 22 दिसंबर को। रात छोटी होगी 22 दिसंबर को। विषुवत मतलब किस तारीख को विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होंगे, या ऐसा भी पूछ सकता है कि कहां पर दिन और रात की बराबर स्थिति होगी, तो विषुवत रेखा पर। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। यही चीज यहाँ पे दी गई है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की ओर झुकाव होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें ग्रीष्म ऋतु में होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है। क्या है, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। तो सही बात है, यहाँ पे अभी हमने लोग देखा कि सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं,
विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ये भी बात सही है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, तो ये भी सही है। तो हमारे इसमें से तीनों सही है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसे विषुवत विषुव कहते हैं। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ये भी याद रखना। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, 366, 364 या 368? अभी बताया पृथ्वी का जो परिक्रमण काल होता है वो कितना होता है? 365 दिन और 6 घंटे। तो 6 मिलकर 6 + 6 मिलकर कितने हो जाएंगे हमारे? इस प्रकार से 6 + 6 + 6 + 6, ऐसे 4 बार 4 साल तक हमारे क्या होंगे? 6 जुड़ते जाएंगे, मतलब 24 घंटे हो गए। और 24 घंटे का एक दिन होता है, मतलब एक दिन हमारा बढ़ गया। तो 365 में एक जोड़ेंगे तो 366, और इसी को क्या बोलते हैं? लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही चीज इसमें लिखी गई है। ठीक है, फरवरी हमारी जो होगी 28 माह के बदले 29 दिन की होने लगेगी। अगला हमारा टॉपिक क्या है? तो मानचित्र है। ठीक है, तो पहले मानचित्र को समझ लेते हैं। मानचित्र क्या? मानचित्र देखिए, एक कोई भी विशेष क्षेत्र हुआ, वहां पर उसकी स्थिति, लोकेशन बताई जाएगी कि यहाँ पे यह चीज है, यहाँ पे यह चीज है, स्थिति को दर्शाया जाएगा। वही क्या है? हमारा मानचित्र कहलाता है। मानचित्र जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है हमारा मानचित्र तो भौतिक मानचित्र, भौतिक। दूसरा होता है राजनैतिक, राजनैतिक। और तीसरा होता है हमारा थीमेटिक, थीमेटिक। भौतिक में क्या होगा? हमारे पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, इनको दर्शाया जाएगा। राजनीतिक में, तो राजनीतिक के अंदर क्या दर्शाया जाएगा कि रेखाएं, देश राज्यों की सीमा रेखाएं, ठीक है, किसका कहाँ पे अधिकार क्षेत्र है, ये हमारा किस में होगा? राजनीतिक। थीमेटिक में कोई भी विशेष चीज को दर्शाने के लिए जो है थीमेटिक किया जाता है। जैसे किसी भी देश की हमें मौसम संबंधी जानकारियां को इकट्ठा करना है, तो उसमें क्या होगा? थीमेटिक हमारा कहलाएगा। मतलब विशेष स्थिति को दर्शाना ही थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। तो हम लोग समझ चुके हैं मानचित्र के बारे में, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। क्या है क्वेश्चन? आप देखते हैं कि भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? पर्वत, पठार, मैदान, महासागर। परंतु जो हमारी देश और राज्यों की सीमा है, ये क्या है? राजनीतिक वाला है। तो ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही लिखा हुआ है, पृथ्वी पर प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो भौतिक मानचित्र, राजनीतिक, थीमेटिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? थीमेटिक मानचित्र में किसको शामिल किया जाता है? सड़क मानचित्र को, मानव वर्षा मानचित्र को, वन एवं उद्योग वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को। तो ये कैसे हैं? सभी अपने आप में विशेष हैं। ठीक है, और हम लोगों ने पहले ही देखा कि थीमेटिक मानचित्र में अंदर विशेष स्थितियों को दर्शाया जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यही चीज यहाँ पे लिखा है, कुछ मानचित्र में विशेष जानकारियां प्राप्त करते हैं, जैसे सड़क हो गया मानचित्र, वर्षा, रेलवे, वन, उद्योग, इनका वितरण किया जाता है, उनको थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अब बोल रहा है कि मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बंधु कहा जाता है। हम लोगों को पता है हमारी मुख्यतः 4 दिशाएं हैं, ठीक है। कितनी दिशाएं? 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इनके भी बीच में से कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी, इधर नॉर्थ इधर साउथ मतलब ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट। ऐसे इधर इसके बीच में कर दिया जाए तो साउथ वेस्ट। इसी प्रकार से यहाँ पे इसके बीच में किया जाए तो नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे साउथ ईस्ट, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, रेखाएं होंगी, मतलब दिशाएं होंगी। बोल रहा है कि मुख्य प्रधान, तो कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये चारों हमारी कैसी हैं, मुख्य दिशाएं हैं, बाकी की हमारी सहायक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है। जिन प्रतीकों के उद्योग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो, जिन प्रतीकों के उपयोग में संदर्भ में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो, जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक रूप को दर्शाया जाता हो, या इनमें से कोई, मतलब सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए इसका सही होगा। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है, इसका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति है, इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों या रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे किसी पुल को हमें बताना है तो इस तरह से चित्र बना हुआ दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। वृक्ष को दिखाना तो वहां पे क्या होगा, अधिकतम मात्रा में ग्रीन कलर, हरे कलर का क्षेत्र होगा। रेल की पटरियां बतानी है तो इस तरह से होगा, मतलब दिखा दिया कि यहाँ पे रेल की पटरियां हैं। तो इन्हीं प्रतीक चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होते हैं, उन्हें रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो ये दोनों हमारे सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा